परिभाषा जानने के बाद, शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि जैव विकास से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। जब आप कोई कॉन्सेप्ट है, जो कोई थ्योरी जब आप देते हो, भाई ये बात जो हम लोग कह रहे हैं कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो कहीं से वो मानव अर्थ पे प्रकट नहीं हुआ है। वहीं पर अगर आप देखिए तो धार्मिक विचारधारा क्या कहती है, वो कहती है कि भगवान ने बनाया, एक मानव, एक पुरुष बनाया, एक महिला बनाई, बाद में उसी से जनन हुआ और आगे आज इतने सारे मानव की उत्पत्ति हो गई। ये धार्मिक प्रवृत्ति ये मैं कहती है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। साइंस कुछ और कहती है। साइंस कहती है कि मानव को बनाया नहीं गया, मानव का विकास हुआ है। मानव जिस रूप में आज है, पहले ये इस रूप में नहीं था, उसका रूप दूसरा था। ये परिस्थिति और वातावरण के अनुसार जो बदलाव आए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जो चेंजेस आए हैं, उससे ये रूप आज हमारा बना है। तो ये बात लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक विचारधारा जो बहुत वाइड तरीके से सबको पता है कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, ठीक है, वहां पर आप अपनी साइंस की थ्योरी अप्लाई करोगे तो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर फिर प्रूफ देना पड़ेगा, साक्ष्य आपको देने होंगे, फिर उसके बाद सिद्धांत बनाने होंगे, जिससे कि लोगों को ये बातें समझ में आए और आप उन्हें यह समझा सकें कि मानव की उत्पत्ति इवोल्यूशन से हुई है, ना कि वो अर्थ पे डायरेक्ट बनाए गए थे या भेजे गए। तो यहाँ पर इसके आगे क्या है कि सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी रिलेटेड टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में यहाँ पर बात करनी है कि जैव विकास की व्याख्या के लिए कई बार अलग अलग साइंटिस्टों के विचार आए हैं। तो कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए गए हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी बात कही है, परंतु उनमें से अधिकांश को उचित प्रमाण के अभाव में वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिल सकी। बहुत साइंटिस्टों ने इस पे काम किया, इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धांत उनके जो भी कॉन्सेप्ट थे वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि वो उसका प्रूफ नहीं दे पाए, वो उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसके साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी सारे जो कॉन्सेप्ट थे, जो थ्योरी थी, वो सब नेग्लेक्ट हो गई। उसको कोई कह सकते हो कि वैल्यू नहीं मिली, उसको कोई मान्यता नहीं मिली। लेकिन साइंटिस्ट, वैज्ञानिक उस पर लगे रहे और ऐसे बहुत से वैज्ञानिक थे, जिसमें लैमार्क हैं, डार्विन हैं। इन लोगों ने जैव विकास के सिद्धांतों का निर्माण किया और उसे प्रूफ किया और उसके उदाहरण भी प्रस्तुत किए। तो आगे बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिनको इसमें मान्यता मिली, जिनको इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए वो, और यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, ठीक है। तो आगे नाम उनका आता है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक जेबी लैमार्क, जीन बैप्टिस्टे लैमार्क, इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्टे लैमार्क, या आप कह सकते हो जेबी लैमार्क, ठीक है। इन्होंने, लैमार्क ने किया क्या, इनके अकॉर्डिंग उपार्जित लक्षणों या लैमार्कवाद, आप इनकी कॉन्सेप्ट को उपार्जित लक्षण, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या लैमार्कवाद कह सकते हो, ये लैमार्क ने ही दिया था, ठीक है। उपार्जित लक्षण मतलब जो हम सीखते हैं, जन्म के बाद जो हम सीखते हैं वो ही आगे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, ये बात लैमार्क ने कही थी। लेकिन वो बात कहीं ना कहीं गलत है, बाद में उस चीज को वो प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन उनके द्वारा बताई गई कुछ बातें सही थी, कुछ बातें उनकी गलत थी, इसलिए जो सही थी उनको मान्यता मिली, इसीलिए यहां पर इनका नाम आता है। तो लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों के बारे में बताया और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लैमार्कवाद, लैमार्किज्म। तथा दूसरे साइंटिस्ट हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये जो डार्विन है, इन्होंने प्राकृतिक चुनाव द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन की बात की है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, नेचर जिसे सेलेक्ट करता है, ये जो प्रकृति है वो जिसका चुनाव करती है, वही जीव जो है इस अर्थ पे उनका विकास होता है और वही एक नए स्पीसीज के रूप में सामने आते हैं। या डार्विनवाद, इसी कॉन्सेप्ट को आप डार्विनवाद भी कह सकते हो, क्योंकि ये डार्विन ने दिया था।
को ही सर्वप्रथम जैव विकास के संबंध में वैज्ञानिक मान्यता मिली है। मतलब ये कहने का ये है कि जैव विकास में जो भी सिद्धांत बताए गए उसमें बहुत साइंटिस्टों ने काम किया, लेकिन मान्यता जो मिली है वो जेबी लैमार्क को मिली और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को मिली। इन दोनों को सक्सेस मिली, इन दोनों ने इस बात को प्रूफ किया उदाहरण के साथ। लैमार्क ने बताया था उपार्जित लक्षणों के बारे में और डार्विन ने बताया था प्राकृतिक चुनाव द्वारा। प्राकृतिक चुनाव द्वारा नए जीवों का विकास होता है और लैमार्क का कहना था कि उपार्जित लक्षणों द्वारा जीवों का विकास होता है। अब दोनों के अगर थ्योरी को कंपेयर करें तो लैमार्क ने कहा उपार्जित जो लक्षण होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, ठीक है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है या बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे भी अच्छे क्रिकेटर या अच्छे फुटबॉलर बने। ठीक है, अध्यापक का बेटा अध्यापक होगा ऐसा जरूरी नहीं है, पहलवान का बेटा पहलवान होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन लैमार्क के अनुसार उनका कहना यही था कि पहलवान का बेटा पहलवान होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उन्होंने जो उदाहरण लिया वो जिराफ का लिया। उनका कहना था जो जिराफ आप देखते हो इतने बड़े बड़े हाइट के होते हैं, उनकी गर्दन बहुत लंबी होती है, तो उनका मानना था कि पहले जो जिराफ थे वो छोटी गर्दन वाले थे। छोटी गर्दन वाले छोटे जिराफ हुआ करते थे, बकरी के बराबर। ठीक है, बाद में वातावरण में जो भी उनके फूड की कमी हुई और फूड की कमी को पूरा करने के लिए भोजन की तलाश में वो पेड़ों से उछल उछल के पत्तियां खाते थे, जिससे उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। और यही जो कैरेक्टर, यही जो लक्षण है वो उनके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता चला गया, जिसकी वजह से छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे आज बड़ी गर्दन वाले जिराफ में बदल गए। ये लैमार्क का मानना था। लेकिन ये बात केवल जिराफ पे तो चलिए एक्सेप्ट कर ली जाएगी, लेकिन अगर दूसरी चीजों पे अप्लाई करोगे तो लैमार्क की थ्योरी फेल हो जाती है। दूसरे साइंटिस्टों ने, डॉक्टर बीजमान एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लैमार्क के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि कभी भी उपार्जित लक्षण जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होते और वो कभी किसी नए जीव के विकास में उत्पत्ति या उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्होंने किया क्या, उन्होंने चूहे के शरीर में, चूहा होता है उसमें पूंछ होती है, उसकी पूंछ को काट दिया और फिर जब उसमें जनन हुआ, नए बच्चे जब पैदा हुए तो उसमें पूंछ फिर से आ गई। तो बिना पूंछ वाले चूहे के बच्चों में पूंछ कहां से आ जा रही है? उनका कहना था कि उपार्जित लक्षण ये तो यही है ना कि हमने पूंछ काट दी तो आने वाली जनरेशन में पूंछ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पेश किए गए जहां लैमार्क के सिद्धांत को चैलेंज मिला, उनकी कमियां नजर आई। बाद में फिर उसमें बदलाव किए गए कि उपार्जित लक्षण जो हैं वो आनुवंशिकता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो संचारित नहीं होते हैं। उसके लिए जननिक लक्षण होने चाहिए, जो हमारे जीन में होते हैं, केवल वही लक्षण ट्रांसफर होते हैं। फिर इसी को आगे जब डार्विन आए तो डार्विन ने क्या किया? डार्विन ने कहा कि जो लैमार्क ने बताया है जिराफ के बारे में ऐसा है नहीं। एक्चुअली में जिराफ दो तरीके के थे, एक थे छोटी गर्दन वाले और एक थे बड़ी गर्दन वाले, दोनों साथ साथ रहते थे। अब क्या हुआ कि जब भोजन की कमी हुई, नीचे की जब घास खत्म हो गई, तो छोटी गर्दन वाले सारे खत्म हो गए, क्योंकि वो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो वो सब खत्म हो गए। जो बड़ी गर्दन वाले जिराफ थे उनको भोजन मिल रहा था तो वो सरवाइव करते रहे और आज वो भी जिंदा हैं, वो बचे हैं, उनको देखा जा सकता है। तो लैमार्क का ये कहना था, लैमार्क का कहना था कि नेचर ने, प्रकृति ने छोटी गर्दन वाले जिराफों को खत्म कर दिया, उसका चुनाव नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो अपने आप को जो उस कंडीशन की, जो वहां के वातावरण के अकॉर्डिंग बदल नहीं पा रहे थे, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो प्रकृति ने उसका चयन नहीं किया। प्रकृति ने चयन किसका किया? जो बड़ी गर्दन वाले थे उनका चुनाव हुआ, उनका भोजन मिल रहा था, वो उस वातावरण के अकॉर्डिंग चल पा रहे थे, तो वो आगे वो सरवाइव करते चले गए और आज भी वो जिंदा है। ऐसे ही मानव है। मानव आज सबसे ज्यादा जटिल और सबसे ज्यादा कह सकते हो कि डेवलप जीव है। क्यों? क्योंकि वो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को
चेंज कर लेता है, जैसा वातावरण होता है वैसा वो बदल लेता है, इसलिए मानव बहुत तेजी से विकसित होता चला आया है। ठीक है, तो जब तक कोई जीव अपने वातावरण प्रकृति के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, बदलता रहेगा, जैसे प्रकृति का नेचर है बदलना, ठीक है, तो वैसे ही अगर आप अपने अंदर बदलाव लाते रहेंगे और वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते रहेंगे तो आप भी सक्सेस रहेंगे और आप काफी दिनों तक सरवाइव करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है ये। आज के टाइम पर जिस तरीके से अब जैसे आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर आप सोचिए हम कंप्यूटर चलाना नहीं सीखेंगे, हम जो टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आप एक दिन कह सकते हो कि एक्सटेंट है, आपको कोई नहीं जानेगा, आपको कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं और मेहनत भी कर रहे हैं वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है आज हमारा समाज, आज हमारा जो वातावरण है वो चेंज हो चुका है, उसके अनुसार अगर आप अपने आप को बदलोगे नहीं तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा, तुम्हारा आगे का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ये डार्विन ने एक्सप्लेन किया। तो डार्विन की जो बातें हैं वो नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई की जा सकती हैं। तभी जैसे जीवन का विकास हुआ है वैसे आपकी लाइफ के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं बातों पर डिपेंड करती हैं और आधारित है, इसीलिए डार्विन को ज्यादा वैल्यू मिली। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिन पे बात हुई थी और इन लोगों को वैज्ञानिक मान्यता मिली थी। इन लोगों ने जैव विकास को प्रूफ किया और उसके बारे में कुछ सिद्धांत लिखे थे। अब यहां पर जैसा कि उपार्जित लक्षण और जननिक, ये दो तरीके के लक्षणों की बात की जाती है, तो यहां पर देखिए हम इनमें थोड़ा सा अंतर क्या है वो पढ़ लेते हैं। एक तरफ है जननिक या वंशागत विभिन्नताएं या लक्षण और दूसरी तरफ है उपार्जित विभिन्नताएं या लक्षण। जननिक और उपार्जित लक्षणों में क्या अंतर है इसकी बात करेंगे। ये जीव के जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म में प्रभावित होती हैं। ठीक है, इनका प्रभाव जीव के देह द्रव्य सोमैटोप्लाज्म में होता है। जो बाहर से है, जो हमारे शरीर में बदलाव आ रहा है वो होता है उपार्जित लक्षण। जो हमारे जीन में, जो हमारे कोशिका के अंदर जो जनन द्रव्य है उसमें जो बदलाव आ रहा है वो जो है वो जननिक लक्षण होते हैं। ये जीन ढांचे में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जीन में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे जननिक परिवर्तन या लक्षण कहेंगे। ये वातावरणीय दशाओं के प्रभाव में शरीर में उत्पन्न होती है। वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उससे जो आपके शरीर में बदलाव आते हैं उसको कहा जाता है उपार्जित लक्षण। लैमार्क तथा डार्विन भी इनके विषय में नहीं जानते थे, उनको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। लैमार्क ने इन्हें उपार्जित लक्षणों का नाम दिया। यहां जो उपार्जित लक्षण है इसको लैमार्क ने बताया, इसके बारे में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। ये वंशागत होते हैं। जो जननिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ये वंशागत नहीं होते हैं। कभी भी कोई उपार्जित जो हमारे शरीर में जो परिवर्तन हुए हैं, जो उपार्जित जो आपने सीखा है वो कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा। उदाहरण, नेत्र की पुतलियों का जन्मजात रंग, बालों का रंग, शारीरिक लंबाई, आंखों का कलर, बालों का कलर, बालों का जो आकार है प्लस शरीर की जो लंबाई है, ये माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण जाते हैं। लेकिन अगर धूप में रहने पर त्वचा का रंग काला हो जाता है, शिक्षा के साथ बुद्धि का विकसित होता है, विकास होता है, ये जो लक्षण है ये कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कोई पुरुष है वो बहुत बुद्धिमान है तो जरूरी नहीं है कि उसका जो बच्चा है वो भी उतना ही बुद्धिमान होगा। ठीक है, वो शिक्षक, माता पिता शिक्षक हैं तो बच्चा भी जो है बड़ा होकर शिक्षक ही बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो अगर एक बार माँ बाप पढ़ाई कर लेते तो बच्चों को पढ़ाई करने की जरूरत ही ना होती, है ना। जब भी हम देखिए कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको एजुकेशन शिक्षा क्यों दी जाती है,
क्योंकि पेरेंट्स तो पहले से भी शिक्षित हैं, बच्चे पहले से पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इसके बाद जो भी आपका जैव विकास है, जैव विकास को समझने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण के माध्यम से हम जैव विकास को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर परिवर्तन किस तरीके से आते हैं और कैसे किसी जीव का विकास होता है, कैसे प्राकृतिक चयन होता है। डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको ज़्यादा मान्यता मिली है, जो प्रकृति का चयन है उसको ज़्यादा मान्यता मिली है, तो उसी को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं इस डायग्राम से। देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक जो एरिया है वहाँ पर ये लाल रंग के कुछ क्या है, कीड़े हैं, ठीक है, बीटल्स हैं, ये लाल रंग के कीड़े हैं। ये यहाँ पर घास के मैदान में रह रहे हैं ये लाल रंग के कीड़े। अब क्या हुआ कि इनका आगे विकास शुरू हुआ, तो यहाँ पहली कंडीशन जो हम ले रहे हैं, पहली कंडीशन में क्या देखेंगे, पहली कंडीशन में देख रहे हैं कि इन लाल कीड़ों के बीच में एक कीड़ा है जो हरे रंग का आ गया है, ठीक है, मतलब उसने अपने आप को बदल लिया, क्योंकि जहां ये रहते हैं वो घास में रहते हैं, घास कैसी होती है, हरी, हरी घास में ये लाल कीड़े हैं। तो क्या हुआ, उसमें से एक ने अपने आप, उसके अंदर परिवर्तन आया और वो हरे रंग का कीड़ा हो गया, ठीक। अब क्या हुआ कि जब हरी घास पर लाल रंग के कीड़े रहते थे, घूमते थे, तो जो भी चिड़िया है, जो कौवा है, वो लाल रंग के कीड़ों को आसानी से पकड़ पकड़ के खा जाते हैं। हरे जो रंग के कीड़े हैं, क्योंकि हरी घास है और हरे रंग का कीड़ा है, तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ये जो हरा वाला है इसको ये चिड़िया खा नहीं पा रही हैं, तो अब हरे वाले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और लाल वाले खत्म हो रहे हैं, क्योंकि लाल वालों ने अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया है। वातावरण वहां का हरा भरा है और तुम लाल रंग लेके घूम रहे हो, तो तुमको तुम्हारे शत्रु बहुत जल्दी पहचान लेंगे। तो वही हुआ, लाल रंग वाले कम होने लगे। जब लाल रंग वाले कम होंगे तो जो भोजन है, जो स्पेस है, उसको कवर करने, वो सब किसको मिलेगा, हरे वाले को। हरा वाला जनन करता जाएगा और वो उसके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो जब एक पॉपुलेशन कम होती है तो वहां दूसरी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती शुरू हो जाती है। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आप देखिए लाल रंग वाले खत्म हो गए सब, और हरे रंग वाले वहां पर विकसित होने लगे और चिड़िया उनको खा भी नहीं पा रही हैं। समझे? तो अगर आप वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल देते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो आपका प्राकृतिक चयन हो जाता है। आपके जो एनिमी हैं, आपको खत्म करने वाले जो फैक्टर हैं, वो कुछ नहीं कर पाते और आप लगातार विकसित होते चले जाते हैं। तो एक ये विकास है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो लाल वाले यहां पर इंसेक्ट आप देख रहे हैं, यहां पे क्या हुआ कि अब सिचुएशन हरा नहीं है, नीला है। लाल के साथ ये नीले रंग के कीड़े रह रहे हैं साथ में। इसने भी अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं बदला, इसने भी नहीं बदला, वो एक एरिया में रह रहे हैं। ये एक है, बाकी सारे लाल हैं। लाल वाले ज्यादा हैं, ठीक, वो प्रभावी हैं, और ये नीला वाला जो है कम है। अब ये किसी पॉपुलेशन में रह रहे थे, ये इसने अपने आप को थोड़ा सा रिप्रोड्यूस किया, 2-3 नंबर बढ़ गए, बाकी लाल रंग के कीड़ों का पूरा वर्चस्व है, उनकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अचानक से क्या हुआ कि जिस एरिया में वो रह रहे थे, एक एग्जाम्पल समझाया जा रहा, मान लीजिए वहां पर एक एलिफेंट का झुंड आया और हाथी के जो पैर पड़े, और ऐसा पड़ा कि जो लाल रंग वाले थे वो सब मर गए, उसके पैर के नीचे दब गए। मतलब कोई ऐसी भौगोलिक परिवर्तन ऐसा आया, एक ऐसा भूचाल आया कि जो, भाई सीधी सी बात है, अगर इस समय अर्थ पर कोई भूकंप आएगा तो सबसे ज्यादा जीव कौन मरेंगे, जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे, है ना। जो जीव सबसे ज्यादा होंगे वही सबसे ज्यादा मरेंगे, यही तो चांस होता है, प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है ना। तो सबसे ज्यादा लाल रंग थे। लेकिन यहां उदाहरण बता रहे हैं कि अचानक से ऐसा कोई भौगोलिक परिवर्तन आया
यहां पर हाथी पाव बता रहे हैं उसको, कि कोई हाथी आया, उसका पैर पड़ा और सारे लाल रंग वाले एक साथ उसके नीचे दब के मर गए। तो क्या हुआ, अब जब लाल रंग वाले मर गए तो जो नीले वाले हैं उनको एरिया मिल गया खाली, उनको खाली जगह मिल गई, उनको खूब सारा भोजन मिल गया और वो बहुत तेजी से विकसित होकर के पूरा एक नई पॉपुलेशन बन के सामने आ गई। तो पहला था कि वातावरण के अकॉर्डिंग, दूसरा था कि भौगोलिक परिवर्तन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक नई स्पीसीज डेवलप हो गई, पुरानी वाली खत्म हो गई। समझ में आ रहा है। तीसरा उदाहरण है कि एक कोई यहां पे लाल रंग वाले कीड़े रह रहे हैं, ठीक, बहुत सारी इनकी पॉपुलेशन है। अचानक से क्या हुआ कि भाई देखिए, जब किसी एरिया में एक ही तरीके के लोग रहेंगे तो वहां पर भोजन की प्रॉब्लम आ जाएगी। वही हुआ, यहां पर भोजन कम होने लगा, सबको वही सेम भोजन चाहिए तो भोजन में कमी आ गई। भोजन कम मिलने की वजह से ये सब कमजोर होते चले गए, इनके अंदर भोजन की कमी आ गई, ये सब कमजोर होने लगे। तो कमजोर हुए, ठीक है, कमजोर होने के बाद थोड़े दिनों बाद फिर से वीकनेस के बाद फिर वहां पर भोजन की, जब वातावरण चेंज हुआ, भोजन दोबारा फिर डेवलप हुआ, सबको प्रॉपर फिर से फूड मिलने लगा, तो धीरे धीरे वो फिर से विकसित हो गए। कहने का मतलब है कि अगर जियोग्राफिकल भौगोलिक परिवर्तन ना हो, वातावरणीय परिवर्तन ना हो, तो जो स्पीसीज है उसमें क्या होता है कि जो एक बड़ी स्पीसीज, बहुत अधिक जो पॉपुलेशन है, जब वो सरवाइव करती है तो एक समय आता है कि वहां पर भोजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उनके विकास में कमी आती है और फिर वो थोड़े दिनों तक उसी में कांस्टेंट रहते हैं। अगर वो उसमें रहेंगे और धीरे धीरे फिर जब भौगोलिक परिवर्तन या भोजन की कमी दूर होगी, दोबारा से भोजन फिर से डेवलप होगा, तो वो फिर से विकसित होकर के और अपने नंबर्स को मेंटेन कर लेंगे। तो वातावरण में या इस अर्थ पर, पृथ्वी पर जैव विकास को इस तरीके से समझा जा सकता है। पहला केस ये है, दूसरा केस ये है और तीसरा केस ये है। यहां पर 3 तरीके की बातें बताई गई हैं, एटमॉस्फेयर, वातावरण का प्रभाव, भौगोलिक परिवर्तन का प्रभाव और भोजन का प्रभाव। ये 3 चीजें यहां पर बताई गई। तो यही चीज है, आपके शरीर में किस चीज का प्रभाव होता है, वातावरण का, कोई भौगोलिक परिवर्तन आ जाए उसका, या भोजन का। 3 ही 4 चीजों का मेन हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। इस उदाहरण के साथ आप जैव विकास को सही से समझ सकते हैं।